Hello guys, how are you? So today we are going to discuss about PSA nerve block, posterior superior alveolar nerve block. Yes, so this nerve provides its supply to maxillary third molar, second molar and first molar. But according to a study, in 28% of cases, mesiobuccal root of first molar is supplied by middle superior alveolar nerve. Although it is a highly successful technique, but its use should be weighed against several issues. For example, the extent of anesthesia produced and potential for hematoma formation. One must remember to aspirate several times before and during drug deposition during this block to avoid intravascular deposition. This nerve block is also called as zygomatic block or tuberosity block. So guys, myself Dr. Vikas Kaushik, oral and maxillofacial surgeon. Welcome to my YouTube channel Swastik Dental Academy. So today we are going to discuss about PSA nerve block. So in this video we will discuss about nerve anesthetized, area anesthetized, indications, contraindications, advantage, disadvantage, its technique, its complications, sign and symptoms. So guys, for technique I will demonstrate you on skull as well as on patient. So let's start with the skull. So guys, first of all we will study the basic anatomy of PSA nerve, from where it comes and where it supplies. So as we know that this is pterygomaxillary fissure. This you can see over here. From this fissure that PSA nerve comes out and it supplies to maxillary third molar, second molar and maxillary first molar. But mesiobuccal root of first molar is supplied by middle superior alveolar nerve in 28% of cases, as we have already discussed according to a study. So for that particular tooth we have to give supraperiosteal injection additional to that particular block. If you गाइज अगर हम और क्लोज व्यू से देखेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, टेरिगोमैक्सिलरी फिशर के पास ही हमें सॉल्यूशन डिपॉजिट करना होगा, यहां आसपास में। लेकिन इसके साथ ही टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स भी होती हैं कुछ इस एरिया में। तो जब हम इंजेक्ट करेंगे तो हमें कई बार रिपीटेड एस्पिरेशन करनी पड़ती है to avoid that intravascular injection into pterygoid plexus of veins. इसकी वजह से ही आपका हीमेटोमा बनता है। अब हम इंजेक्शन टेक्निक को देखेंगे। यूजुअली हम 27 गेज की निडल लेते हैं। जो हमारा एरिया ऑफ इंसर्शन होगा वो म्यूकोबक्कल फोल्ड होगा सेकंड मोलर के अबव, देख रहे हैं, इसके अबव। और जो टारगेट एरिया होगा वो आपका होगा पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ मैक्सिला। अब हम इसमें लैंडमार्क्स की बात करेंगे। पहला लैंडमार्क होगा म्यूकोबक्कल फोल्ड ओवर सेकंड मोलर, maxillary tuberosity and zygomatic process of maxilla, ये वाला maxilla का zygomatic process। जब हम इंजेक्शन लगा रहे होंगे तो पेशेंट को हमें पार्शियली ओपन करने के लिए बोलना है माउथ को। हम टिश्यूज को रिफ्लेक्ट करेंगे, वहां की स्किन टाइट हो जाएगी। और जो म्यूकोबक्कल फोल्ड है सेकंड मोलर के ऊपर, हाइट ऑफ म्यूकोबक्कल फोल्ड, वहां से हमें इंजेक्ट करते हुए अपवर्ड, इनवर्ड एंड बैकवर्ड जाना है। दीज आर 3 मूवमेंट्स, ये हमें वन गो में ही करनी है, अपवर्ड, इनवर्ड एंड बैकवर्ड्स। अपवर्ड मूवमेंट से मतलब है 45 डिग्री टू द ओक्लूजल प्लेन,
इनवर्ड से भी मतलब है 45 डिग्री टू द ओक्लूजल प्लेन, एंड बैकवर्ड से मतलब है सेकंड मोलर की रूट के 45 डिग्री पीछे की तरफ। तभी हम मैक्सिलरी ट्यूबरोसिटी से ऊपर टेरिगोमैक्सिलरी फिशर के आसपास पहुंच पाएंगे। अब जब हम इंजेक्ट कर रहे होंगे तो हमें सेवरल टाइम्स एस्पिरेट करके देखना है, कुछ इस तरीके से कई सारे प्लेन्स में, टू अवॉइड इंट्रावेस्कुलर इंजेक्शन, क्योंकि पीछे ही आपका टेरिगोइड प्लेक्सस ऑफ वेन्स प्रेजेंट होती है, तो वो हमें कंसिडर करना है। सेवरल टाइम एस्पिरेट करने के बाद आपको धीरे धीरे सॉल्यूशन को इंजेक्ट करना है। याद रखिएगा कि कोई बोनी लैंडमार्क नहीं है इस ब्लॉक के लिए, सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वहाँ पे उस एरिया में, तो वहीं पे इंजेक्ट करना है आफ्टर सेवरल टाइम ऑफ एस्पिरेशन। अगर आप इस ब्लॉक का अल्टरनेट करना चाहते हैं तो एक टेक्निक और बताता हूँ। सुप्रा पेरियोस्टल इंजेक्शन लगा दीजिए, यहाँ से अप्रोच करेंगे इस डायरेक्शन में, इनफिल भी कर सकते हैं, एस्पिरेट कीजिए और यहीं पे इंजेक्ट कर दीजिए, तो आप इस ब्लॉक के हेमेटोमा फॉर्मेशन, जो इसकी कॉम्प्लिकेशन है, आप उससे भी बच जाएंगे। Retract the patient's cheek. Insert the needle into height of mucobuccal fold over second molar. Advance the needle in upward, inward, and backward direction. Aspiration should be done in two planes and then slowly inject the solution to avoid any intravascular injection. Retract the patient's cheek. Insert the needle in height of mucobuccal fold over second molar. Advance the needle in upward, inward, and backward direction as shown in this video. Aspirate in two planes and slowly inject the solution. Nerves anesthetized are posterior superior alveolar nerve and its branches. Areas anesthetized are maxillary third molar, second molar, and first molar. But in 28% of cases, middle superior alveolar nerve is responsible for that mesiobuccal root of first molar. Its indications are when treatment involves two or more maxillary teeth, when supraperiosteal injections are contraindicated, as in case of acute inflammation, and when supraperiosteal injections are proved ineffective. Hemophilic patients proved to be a contraindication where there is risk of hemorrhage. So we have to consider supraperiosteal injections in that case. So now we come to the advantages. First advantage is that it is atraumatic technique. Second is that it is having high success rate. Third one is that it minimizes the number of injections, and fourth one is that it requires a minimum volume of local anesthetic solution. Now the main part of this block are its disadvantages. First one is that risk of hematoma formation. Second one is that no bony landmarks for this block. And third one is that for mesiobuccal root of first molar, in 28% of cases, we have to give supraperiosteal injection. We have to always consider the alternatives to this block. First one is supraperiosteal injection. Second one is infiltration, and third one is maxillary nerve block. For sign and symptoms, first of all, we consider subjective. There is no as such subjective symptoms are present, but in objective symptoms we have to use electric pulse testing, or absence of pain during treatment may be the objective you can check after giving that particular block. Risk of hematoma formation and mandibular anesthesia are the complications of this block.